हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ब्राइट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को लेकर डाउट्स रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन को पढ़ लें जो एग्ज़ाम में आ जाए। तो ऐसे ही कुछ आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में 100% छपते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के साथ साथ कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे अभी CUT भी आने वाला है, उसमें भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इन क्वेश्चन को तैयार कर लेने से हमारे शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 12th में, तो जेनेटिक्स चैप्टर ऑलरेडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं कि उसमें सबसे पहला जो टॉपिक्स आता है आपका मेंडल्स का लॉ आता है। तो मेंडल्स के नियम की अगर बात किया जाए तो मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम, ये जो क्वेश्चन है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ये काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाले क्वेश्चन बनते हैं। यदि इसमें क्वेश्चन लॉन्ग आंसर की देखा जाए तो कभी भी ऐसे नहीं पूछ लेता कि मेंडल्स के नियम की व्याख्या करिए। उसमें एक्चुअली देखा जाए तो एक संकर क्रॉस व द्विसंकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस व द्विसंकर क्रॉस, ये दो तरीके से एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के पृथक्करण नियम या प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए, जबकि द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन नियम की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे करके पूछा करता है। अब यहाँ से दो तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि शॉर्ट आंसर में एक संकर क्रॉस आ जाएगा 2 नंबर के लिए तो एक तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और द्विसंकर क्रॉस आ गया तो ये भी सॉल्व हो गया। तो जो लॉन्ग आंसर में पूछेगा वो एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता व पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बनता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बना। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आपने तैयार कर लिया तो इससे आपके लॉन्ग के साथ साथ वो शॉर्ट आंसर जो आपको 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। साथ में ऑब्जेक्टिव, जैसे उसमें दे दिया कि मेंडल के प्रभाविता नियम व पृथक्करण नियम में जीनोटाइप व फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखते हैं, आपके एग्जाम में अगर पूछा गया कि मेंडल के एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए प्रभाविता या पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। एक्चुअल में देखा जाए तो मेंडल ने 2 ही नियम दिए थे, एक पृथक्करण का नियम और एक स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो जो प्रभाविता का नियम आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो वो पृथक्करण के नियम का F1 जनरेशन है, लेकिन आपको एग्जाम में तीनों लिखना पड़ेगा अगर पूछ ले तो। जैसे यहाँ देख लिए, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ क्या दिया था, यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका कि एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जिसके छपने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
अब यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो लड़के यहाँ गलतियाँ करते हैं, जो स्टूडेंट्स से गलतियाँ होती हैं, वो सीधा क्या करते हैं कि यहाँ एक संकर क्रॉस को नहीं ध्यान देते। वो सीधा क्या करते हैं कि पृथक्करण नियम को लिख देते हैं, क्योंकि इससे उनका मार्क्स कट जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के नियम की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले एक संकर क्रॉस को आपको समझना होगा कि एक संकर क्रॉस क्या होता है। तो एक संकर क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब एक गुण लक्षण वाले जीन के अध्ययन के लिए हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं, जिसे आपको एग्जाम में लिखना है। ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि एक संकर क्रॉस है क्या। उसके बाद आपको लिखना होगा कि मेंडल के पृथक्करण के नियमानुसार, जैसे आपने सबसे पहले लिख दिया एक संकर क्रॉस क्या है, तो मैं बता दूं कि एक संकर क्रॉस को आपको लिखना कैसे, एकदम शॉर्ट करके। एक संकर क्रॉस, जो एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, एक संकर क्रॉस से क्या तात्पर्य है, तो आपको यही बताना है कि एक लक्षण या एक गुण लक्षण वाले जीन की, एक गुण लक्षण वाले जीन की वंशागति के अध्ययन के लिए कराया गया क्रॉस एक संकर क्रॉस कहलाता है। एक संकर क्रॉस कहलाता है। क्लियर हुआ? एक गुण लक्षण वाले जीन की वंशागति के अध्ययन के लिए कराया गया क्रॉस ही एक संकर क्रॉस कहलाता है। अब यहाँ से जो एक नंबर का तो क्वेश्चन हो गया, एकदम शॉर्ट है, लेकिन यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो आपका ये बनता है कि वहां अगर पूछ ले कि एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप व जीनोटाइप अनुपात क्या है, तो आपके ऑप्शन वहां दिए जाएंगे 4। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ जीनोटाइप अनुपात की बात करें एक संकर क्रॉस के लिए, जीनोटाइप व फिनोटाइप, जीनोटाइप व फिनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप आपका 1:2:1 ये आ जाएगा, और फिनोटाइप की बात करें तो 3:1। ये आपके ऑब्जेक्टिव बन गए क्वेश्चन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं कि मेंडल के एक संकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या था, तो वहां आप लोग टिक कर दोगे कि 3:1, और अगर जीनोटाइप पूछ ले तो वहां लिख दोगे 1:2:1। ये मेंडल के एक संकर क्रॉस। और एक संकर क्रॉस के साथ साथ आप अगर देखो तो उदाहरण किसका है, ये उदाहरण आपका हो जाएगा प्रभाविता नियम। एक संकर क्रॉस का उदाहरण है प्रभाविता का नियम, और दूसरा है पृथक्करण का नियम। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? एक संकर क्रॉस के। यहाँ से एक क्वेश्चन देखो और बन गया। अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में आपके कि मेंडल का पृथक्करण का नियम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो वहां आप तुरंत टिक कर दोगे कि एक संकर क्रॉस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक संकर क्रॉस का। और अनुपात आप देख ही रहे हो। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथक्करण नियम में आपने पढ़ा होगा कि मेंडल ने जब क्रॉस करवाया एक संकर क्रॉस के लिए तो उन्होंने क्या लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बौना पौधा लिया। ये आपका जो क्रॉस कराने का तरीका होगा, इसको आप पेरेंट फर्स्ट मानोगे और इसको आप पेरेंट सेकंड मानोगे। ये है आपका शुद्ध बौना, ये है आपका शुद्ध बौना पौधा, और ये आपका है शुद्ध लंबा पौधा। अब देखिए, अब यहां से गैमीट निकालिए, युग्मक जरूर निकालिएगा एग्जाम में। सबसे यूनिक तरीके से कॉपी को लिखिएगा आप लोग, अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका जो युग्मक होगा वो कैपिटल टी होगा, यानी कि शुद्ध बौने पौधे का युग्मक। इसका जो युग्मक होगा वो स्मॉल टी होगा। अब इन दोनों में जब क्रॉस करवा देंगे तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये आपका प्रथम पीढ़ी में, इसको आप लिखोगे प्रथम पीढ़ी। क्या लिखोगे?
प्रथम पीढ़ी लिखो और चाहे लिखो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। अब देखिए यहाँ से यही है आपका प्रभावितक नियम। एक्चुअल में मिंडल ने जो दिया था वो पृथक्करण का नियम था, लेकिन जब मिंडल ने एक संकर क्रॉस के लिए एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौने पौधे के बीच जब क्रॉस करवाया तो प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा था वही प्रकट हुआ। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले पौधे का प्रकट होना ही प्रभाविता के नियम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? प्रभाविता के नियम को दर्शा रहा है। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करवाया कि इसकी सेल्फिंग करवा दी। क्या करवा दी? सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग करवाने का मतलब होता है पुनः संकरण। अब प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे थे उसमें जब सेल्फिंग करवाया मिंडल ने तो उसको जरा देख लेते हैं कि अब किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में जब सेल्फिंग करवाया तो वो आया कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब इसके लिए हम एक चेकर बोर्ड बनाते हैं F2 पीढ़ी के लिए, और एक तरफ मेल गैमीट लेते हैं, एक तरफ फीमेल गैमीट लेते हैं। ये प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे थे, कैपिटल T स्मॉल t और एक कैपिटल T ए स्मॉल t। तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के मध्य जब पुनः सेल्फिंग करवाई जाती है तो दूसरी पीढ़ी में कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 75% पौधे थे द्वितीय पीढ़ी में वो क्या हुए? लंबे हुए। क्या हुए? लंबे प्राप्त हुए। और जबकि 25% जो प्लांट प्राप्त हो रहे हैं वो बौना प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ जो इसको आप लिख लोगे कि ये F2 जनरेशन है। क्या है? F2 जनरेशन। अब यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं कि मिंडल ने एक संकर क्रॉस के लिए जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षणों का प्रकट होना ही प्रभाविता के नियम को दर्शाता है। और जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के मध्य मिंडल ने पुनः संकरण करवाया, सेल्फिंग करवाया, तो द्वितीय पीढ़ी में सारे लक्षण पृथक पृथक हो गए और द्वितीय पीढ़ी में इन लक्षणों का पृथक होना ही पृथक्करण का नियम कहलाता है। और द्वितीय लक्षण में आप जैसे देख रहे हैं कि अगर पूछ लिया कि मिंडल के एक संकर क्रॉस में या मिंडल के प्रभाविता या पृथक्करण के नियम में द्वितीय पीढ़ी में कुल प्राप्त लंबे पौधों की प्रतिशत कितनी है तो आप सीधा लिख दोगे कि 75%। और बौना जो हुआ वो केवल एक नहीं कि 25% हुआ। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जो कैपिटल T है ये आपका शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। और जो कैपिटल T और स्मॉल t है ये आपके क्या हैं? संकर लंबे हैं, संकर लंबे हैं। और जो स्मॉल t है ये आपका शुद्ध बौना है, ये आपका शुद्ध बौना है। अब देखो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए। एक आपका आएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। जो जीन में होता है यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा है वो जीनोटाइप हो गया। और फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप मतलब जो हमें दिखाई दे, दृश्य रूप जो होता है, जो दिखाई दे रहा है। तो जीनोटाइप की बात किया जाए तो एक शुद्ध लंबा है तो एक आपका शुद्ध लंबा है, और ये दोनों संकर लंबे हैं तो ये दोनों संकर लंबे हो गए, और ये आपका शुद्ध बौना हो गया तो ये आपका शुद्ध बौना हो गया। तो यहाँ का जो रेशियो हो गया वो आ गया आपका 1:2:1। क्या हो गया आपका? पृथक्करण नियम में प्राप्त द्वितीय पीढ़ी का ये जीनोटाइप 1:2:1। और फिनोटाइप की बात किया जाए, फिनोटाइप मतलब होता है जो हमें दिखाई दे, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। जो लक्षण हमें दिखाई दे रहा है वही फिनोटाइप होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक शुद्ध लंबा और एक संकर लंबे, दो संकर लंबे, तो 2 और 3 यानी कि एक आपका शुद्ध लंबा हो गया, 2 संकर लंबे, 2 और 3 कुल लंबे पौधे कितने हो गए? 3। तो फिनोटाइप लिखोगे 3 लंबे पौधे और 1 बौने, तो वो फिनोटाइप अनुपात आपका हो गया 3:1। तो ये देखिए ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ। ये लॉन्ग आंसर, ये लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलोगे तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन गए।
पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन गया कि मेंडल के एक संकर क्रॉस का उदाहरण बताइए। तो आप सीधा लिखोगे पृथक्करण का नियम व प्रभाविता का नियम। पहला क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि मेंडल के प्रभाविता नियम में जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे थे वो किस प्रकार के थे। तो जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे थे वो क्या थे, वो थे संकर लंबे। क्या थे वो, संकर लंबे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और घुमा सकता है, घुमा के पूछ सकता है कि मेंडल के प्रभाविता नियम में F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ वो किस प्रकार का पौधा था। तो आप बताओगे प्रभावी था। क्या था वो, प्रभावी प्लांट था, प्रभावी था वो। और किस पर प्रभावी था, बौने पौधे पर। इस प्रकार अगर देखा जाए तो मेंडल के पृथक्करण के नियम में या प्रभाविता के नियम में जो प्रभावी पौधा है वो है लंबा, यानी कि जो शुद्ध लंबा था वो बौने पर क्या है, प्रभावी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है कि मेंडल के पृथक्करण नियम में जो जीनोटाइप अनुपात था वो कितना है। तो आप लिखोगे 1:2:1। ये आपका CUET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा और बोर्ड में तो पूछता है ऑब्जेक्टिव। देखिए जो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में वो 60 क्वेश्चन ही रहते हैं। जो 60 आंसर लिखने होते हैं वो गलत तो गलत। अब ऑप्शनल दे दिया और ऑप्शनल में आपने गलत टिक कर दिया तो वो गलत ही माना जाएगा। तो ये इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना होगा एग्जाम के लिए, और ध्यान से वहाँ क्वेश्चन आ जाए तो टिक लगा देना है। तो जीनोटाइप 1:2:1 और दूसरा आपको जो फिनोटाइप है ये पूछ लेगा। तो पृथक्करण के नियम में जो फिनोटाइप आएगा वो 3:1 आएगा। तो ये आपके एक क्वेश्चन बन गया। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, एक मैं आपको बता दूं, एक जानने की बातें जो हमेशा आपको याद रखना है कि मेंडल ने जब भी क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमेशा प्रभावी लक्षण वाला पौधा ही प्रकट होता है। हमेशा प्रभावी लक्षण वाला पौधा ही प्रकट होता है। जब मेंडल क्रॉस करवाते हैं अपने किसी भी नियम के लिए तो F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। मेंडल के नियम की विशेषता थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इससे आपके कई क्वेश्चन बन गए। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में मेंडल के नियम से ही, वो कुछ इस प्रकार पूछता है। जैसे वहां क्वेश्चन दे दिया कि द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की व्याख्या कीजिए। ये एक क्वेश्चन बन गया, मेंडल्स के नियम से बन गया। इन दोनों में से एक का तो आना ही आना, इतना जान लीजिए। अगर आप इसको कंप्लीट कर लिए तो आपके कई क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की व्याख्या कीजिए। अभी आपने एक संकर पढ़ा तो एक संकर में आपने एक गुण वाले लक्षण लिया, यहाँ क्या लोगे, द्विगुण लक्षण वाले जीन की स्टडी करोगे। तो एक सेकेंडरी मैटर तो समझ गए होगे कि एक संकर क्रॉस में एक गुण लक्षण वाले पौधे और यहाँ द्विगुण लक्षण वाले पौधे। तो अब हम सीधा यहाँ बात करते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की व्याख्या करना है। तो आपको सीधा यही लिखना है इसमें, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में ये लड़के अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सही से लिख नहीं पाते हैं। पूरे किताब से पढ़ते हैं और उसमें बहुत लॉन्ग दे देता है तो उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आप सीधा यही लिखोगे कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियमानुसार, यहाँ सीधा लिखोगे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमानुसार ये देखो, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जान गए हो कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम किसका एग्जाम्पल है, द्विसंकर क्रॉस का। तो यहाँ लिखोगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमानुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य द्विसंकर क्रॉस करवाया जाता है, एकदम शॉर्टकट में आइए, जब दो बिपर्यासी समयुग्मजी पौधों के मध्य द्विसंकर क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में
पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाला पौधा, प्रभावी लक्षण वाला पौधा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए, मैंने अभी बताया कि मेंडल के नियम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मेंडल ने जिन पौधों के बीच क्रॉस करवाया था उनमें F1 जनरेशन में केवल और केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही प्रकट हो रहे हैं। देखो यहाँ भी प्रभावी लक्षण वाला पौधा ही प्रकट होगा। पृथक्करण के नियम में आपने देखा कि F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण वाला पौधा ही प्रकट हुआ था, तभी वहीं से प्रभाविता का नियम बना। तो F1 पीढ़ी में यहाँ प्रभावी लक्षण वाला पौधा प्राप्त हुआ। अब जो F1 पीढ़ी में यहाँ प्रभावी लक्षण वाला पौधा प्राप्त हुआ तो उसमें सेल्फिंग करवाएंगे। तो फिर आप नेक्स्ट स्लाइड में लिखिएगा। एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे ही लिखना है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ इस नियम को, और बस आपको वैसे ही जाके एग्जाम में छापना है, क्योंकि इसमें से एक तो आना ही आना है, कन्फर्म है आना है, आप याद रख लीजिए। तो यहाँ दूसरा क्या लिखोगे कि प्रथम पीढ़ी अंडर ब्रैकेट आप F1 जनरेशन भी लिख सकते हो। F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों के मध्य जब पुनः संकरण यानी कि सेल्फिंग कराई जाती है, जब पुनः संकरण या स्वपरागण भी बोल सकते हो, चाहे पुनः संकरण लिखो, चाहे स्वपरागण लिखो, चाहे सेल्फिंग, बात एक ही है। जब पुनः संकरण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी, बोले तो F2 पीढ़ी, तो द्वितीय पीढ़ी में सभी लक्षण वाले पौधे स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। ये एकदम सीधा साधा तरीका है, ठीक है ना, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी लंबी एक किताब बुक ले, मोटी बुक ले लो, कोई भी विद्या ले लो, तो वहाँ इतने सिंपल तरीके से आपको नहीं बताया गया होगा। तो सीधा मेंडल के नियम को समझ करके सीधा अपने शब्दों में लिखना है कि जब मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए दो विपरीत लक्षण वाले संयुग्मी प्लांट लिए, तो उनमें जब क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्रकट हुए, और जब पहली पीढ़ी में प्राप्त लक्षण पौधों के बीच पुनः संकर करवाया तो दूसरी पीढ़ी में सभी लक्षण वाले पौधे स्वतंत्र रूप से प्राप्त, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रकट किए। ये भी लिख सकते हो, स्वतंत्र रूप से प्रकट किए। और जिनका अनुपात क्या था, अगर यहाँ देखो, जहाँ आप फिनोटाइप अनुपात जो दिख रहा है वही देखोगे, स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुए जिनका, और अच्छा आंसर को और अच्छा बना देना, जिनका फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 था। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां से देखिए, यहां से एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है, बहुत बार पूछा गया है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में, देखो जरूरी नहीं कि वहां स्वतंत्र अभिवन नियम दे ही दे, वहां टिक मार में स्वतंत्र अभिवन नियम ना दे करके ये पूछ सकता है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में या द्विसंकर संकरण में प्राप्त फिनोटाइप अनुपात कितना था, तो आप तुरंत टिक कर दोगे 9:3:3:1। अब वहां चाहे स्वतंत्र अभिवन नियम पूछे तब भी आपको यही टिक करना है, द्विसंकर क्रॉस पूछे तब भी आपको यही टिक करना है। ये तो आप लिखोगे, उसके बाद आप क्रॉस कैसे करवाओगे। देखिए, क्रॉस करवाने के लिए मेंडल ने क्या किया था कि दो विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए थे। एक आपका लिया था जैसे, एक देखें यहां पर, यहां लिया गोल पीला, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, ये आपका क्या है, ये है आपका गोल पीला, ये गोल पीला एक प्लांट लिया। दूसरा जो लिया वो लिया झुर्रीदार हरा, दूसरा क्या लिया था,
ये आपका हो गया झुर्रीदार हरा। इसको आप लिखोगे झुर्रीदार यानी रिंकल्ड ग्रीन, झुर्रीदार हरा। इसको आप मानोगे पेरेंट सेकंड, ये आपको हो जाएगा पेरेंट फर्स्ट। ये जरूर लिखेगा, यहाँ लड़की ये नहीं लिखा करती, वो लोग बस क्या करते हैं कि सीधा क्रॉस करवा देते हैं। वहाँ थोड़ा कॉपी आपकी स्मार्ट होनी चाहिए, और स्मार्ट जब कॉपी होती है तो वो नंबर लेती है, नंबर अट्रैक्ट करती है। टीचर को कहते हैं कि मुझे नंबर दो, मैं स्मार्ट हूँ। इसी प्रकार आपको कॉपी बहुत स्मार्ट तरीके से लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ गोल पीला और ये झुर्रीदार हरा। अब यहाँ से गैमीट, देखिए गैमीट निकालने का मैं एक आपको फार्मूला बता दूँ। एक गैमीट निकालने का फार्मूला 2 की पावर n। अब यहाँ समयुग्मजीय की बात है तो वहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ जो n लिखते हो आप लोग, एकदम n बराबर होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अब यहाँ जैसे देख लो, यहाँ पर कोई विषम युग्मजीय तो है नहीं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये दोनों सम युग्मजीय है। तो यहाँ पर जो आपका गैमीट होगा वो आपका होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमीट हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ भी, यहाँ के गैमीट की बात करें तो यहाँ भी वही होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि ये भी समयुग्मजीय है। तो अभी यहाँ कोई विषम युग्मजीय था नहीं। अब इनके बीच जब क्रॉस करवा दोगे, यहाँ से गैमीट जरूर निकाल लेगा, यहाँ लिख भी दीजिएगा युग्मक। ये सब लड़के नहीं लिखा करते, कॉपी उनकी स्मार्ट नहीं होती, सब चीज़ को लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ से युग्मक अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एकदम आसान हो जाएगा, युग्मक अलग कर दोगे, दोनों के बीच यहाँ क्रॉस करवा दोगे। अब जब दोनों के बीच क्रॉस करवा दोगे तो आपका जो आ रहा है प्लांट वो कैसा आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्लांट आपका प्राप्त हुआ, जिसे आप क्या कहोगे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में कैसा प्लांट आया, ये वाला प्रभावी था। आपने भी लिखा भी है कि मेंडल ने जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में जो प्लांट प्राप्त हुआ वो प्रभावी लक्षण वाला था। तो जाहिर सी बात है ये प्रभावी लक्षण वाला था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है ये प्रभावी है। क्या है, ये प्रभावी है, और वो है कौन सा, गोल पीला वाला जो था वो क्या था, प्रभावी लक्षण वाला था। अब देखो, इसके भी सेल्फिंग करवाने से पहले आप लोग गलतियां करते हो। यहाँ आप इसके गैमीट अलग करोगे, गैमीट का मतलब युग्मक निकालोगे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कुल कितने युग्मक बनेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा करता है कंपटीशन में, तो खास कर पूछ लेता है कि मेंडल के स्वतंत्र विवरण नियम में प्रथम पीढ़ी में कुल कितने युग्मक बनते हैं। तो आप देखो यही फार्मूला अप्लाई कर दो 2 की पावर n, और यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ कितने विषम युग्मजीय हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो विषम युग्मजीय हैं। तो यहाँ लिखोगे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, यानी कि 4 युग्मक बनेंगे। एक क्वेश्चन आपको बन गया कि मेंडल के स्वतंत्र विवरण नियम में या मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में जब क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो युग्मक बनते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन तैयार हो गया। तो वो 4 युग्मक कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन दिया करता है, पेयरिंग देता है कि निम्नलिखित में से मेंडल के स्वतंत्र विवरण नियम में F1 पीढ़ी में प्राप्त 4 युग्मक हैं, तो वो कौन कौन से हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखो प्राप्त हुए। अब इनके बीच क्या करवाओगे, इनके बीच आप करवाओगे सेल्फिंग। क्या करवाओगे, इनके बीच करवाओगे आप सेल्फिंग। अब इनके बीच आप सेल्फिंग करवाओगे, ऐसे आप निकाल करके गैमीट को अब सेल्फिंग करवा लीजिए। सेल्फिंग का मतलब स्वपरागण या पुनः संकरण, स्वपरागण या पुनः संकरण। ये आपकी कॉपी का लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर आपने ऐसी कॉपी लिखा स्मार्ट तरीके से तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई भी नहीं पड़ेगी, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसान तरीके से आप एग्जामिनर को कन्विंस कर लोगे अपनी कॉपी के थ्रू, और फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको घूमने की जरूरत नहीं है इधर उधर। तो बस यही आपको देखना है कि आप ऐसे क्रॉस करवाओगे। F1 पीढ़ी में हमारे ये 4 युग्मक प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं 4 युग्मकों में हम क्या कराएंगे, अब स्वपरागण करवाएंगे। और ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि प्रथम पीढ़ी में कुल प्राप्त कितने युग्मक बने थे, वो 4 बने थे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका हम करवा लेते हैं क्रॉस कैसे करवाएंगे। तो क्रॉस को करवाने के लिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं 16 खाने का चेकर बोर्ड।
ये लीजिए, ये आपका चेकरबोर्ड तैयार हो गया। अब वही 4 युग्मक जो आपने लिया, ये जरूर लिखेगा, बहुत लड़के नहीं लिखते, मैक्सिमम नहीं लिखते हैं। तो एक तरफ आप मेल गैमीट करिएगा, एक तरफ फीमेल। अब आपके वो जो थे, जो आपके 4 युग्मक बने थे, वो आपका था कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों तरफ ऐसे लेके चलोगे। फिर एक था कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ भी लेके चलोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर यहाँ था एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ आपका था स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यहाँ भी लिखोगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखो 4 गैमेट सेल्फिंग करवाओगे तो एक मेल और एक फीमेल गैमेट मान के चलोगे, ठीक है ना। अब यहाँ जब सेल्फिंग करवा देखो, बहुत बच्चे होते हैं जो सेल्फिंग नहीं करा पाते, कहते हैं कि सर स्वतंत्र जीवन के नियम में सेल्फिंग बहुत बड़ा है, 16 खाने हम नहीं भर पाते हैं। तो बहुत ईजी है, आज एकदम से ईजी तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वैसे तो क्लास में मैं सबको समझाया हूँ, लगभग सारे बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और वो बच्चे जो क्लास नहीं अटेंड किए हैं वो आज देख लें, आज इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे तो एकदम आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो अगर इसको हम अब भरें, फिलअप करें, तो यहाँ देख लीजिए, पहले इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का इन चारों से क्रॉस करवा के इनके सामने वाले खानों भर देना। तो इसका जब इससे करवाओगे तो बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यही बना, इस वाले में हो गया। और दूसरा का फिर दूसरे से करवाओ, इसका फिर इससे करवाओगे तो यहाँ आया कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक मिनट, ये का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया। अब इसका इससे करवाइए तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई, ये एक बन गया। और फिर इसका चौथे से करवाओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो कितना आसानी से भर गया, बहुत ईजी है। अब उसके बाद इस दूसरे वाले युग्मक को लीजिए, जब दूसरे वाले युग्मक को लोगे तब इस चॉइस करवाइए, और इस वाले लाइन में सबको आपको फिलअप करना है। इसका जब करवाओगे इस वाले का तो ये बनेगा आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दूसरे से करवाओगे इसका तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसका इससे करवाओगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इससे करवाओगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये भी देखो फिलअप हो गया। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद अगर देखें तो अब इसका ये वाला युग्मक उठाइए, इस युग्मक का इन चारों से करवाइए सेल्फिंग। तो इसका देखिए क्या होगा, यहाँ देखो कैपिटल आर है, ये देखो स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, ये भर गया। अब इसका इससे करवाओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और फिर इसका इससे करवाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। और फिर इसका इससे करवाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो ये भी भर गया बड़ा इजी तरीके से। अब इसको उठाइए, इस वाले का इन चारों से करवाइए तो क्या होगा आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक भर गया। और उसके बाद इसका करवाओगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे करवाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में करवा दोगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखो आपके F2 जनरेशन में प्राप्त प्लांट है, इसको क्या लिखोगे आप, F2 पीढ़ी। क्या लिखोगे आप, F2 पीढ़ी। अब एक से यहाँ देखो क्वेश्चन बन रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव गलत तो गलत, उसमें कोई फिर एक्सक्यूज नहीं रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में या मेंडल के स्वतंत्र बीवन नियम में F2 पीढ़ी में प्राप्त कुल पौधों की संख्या बताइए। तो कितने प्लांट आप देख रहे हो, 1 2 3 4 ये है, और 4 चौक 16, यानी कि कुल प्लांट कितने प्राप्त है, टोटल प्लांट यहाँ हमें जो मिले वो कुल कितने हैं, 16 प्लांट हमें मिले। आप देखिए यहाँ आपको ये देखना है इसका जो रेशियो था वो जीनोटाइप रेशियो कितना है, तो यहाँ लिखोगे F2 पीढ़ी में मेंडल के स्वतंत्र बीवन नियम में जो जीनोटाइप रेशियो है वो जीनोटाइप रेशियो 9:3:1। अब इसको कैसे समझोगे, यहाँ जो 9 प्लांट है आपके, ये क्या है आपके गोल पीले, क्या है गोल पीले,
अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडल के स्वतंत्र अपीवन नियम में प्राप्त द्वितीय पीढ़ी में कुल गोल पीले प्लांट की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 9। क्या बताओगे? 9। अब दूसरा देखिए 3। अगर 3 की बात करें यहाँ पर तो 3 प्लांट जो प्राप्त हुए ये आपके प्राप्त हुए झुर्रीदार पीले। कैसे प्राप्त हुए? झुर्रीदार पीले, ये हो गया। अब उसके बाद 3 प्लांट जो और प्राप्त हुए ये किस तरह प्राप्त हुए? ये आपके प्राप्त हुए गोल हरे, गोल हरे। और जो लास्ट में एक प्लांट आपका प्राप्त हुआ वो आपका था झुर्रीदार हरा। क्या था ये? झुर्रीदार हरा। ये देखो, ये आपके रेशियो हो गए। उसमें आपको पता चल गया कि जो 9 प्लांट प्राप्त हुए वो किस प्रकार के थे, तो वो गोल पीले थे। जो 3 थे वो झुर्रीदार पीले थे, और जो 3 और थे वो गोल हरे थे, तथा एक झुर्रीदार हरा हमें प्राप्त हुआ। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद यहाँ पता कैसे आपको चलेगा कि कौन सा गोल पीला है, कौन सा झुर्रीदार पीला है, कौन सा गोल हरा है, कौन सा झुर्रीदार हरा है? तो उसके पहचानने का देखो एक बेहतरीन तरीका है। यदि आप देख रहे हो जितने भी यहाँ पर आपको बॉक्स दिए गए हैं, जो से खाने दिए गए जिसमें आप क्रॉस करवा के भरे हो, अगर उसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई जिसमें भी है वो आपका गोल पीला है। क्या है? आपका गोल पीला है। और जहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई है वो आपका झुर्रीदार पीला है। क्या है? आपका झुर्रीदार पीला। जहां पर स्मॉल आर कैपिटल वाई है वो आपका गोल हरा है। क्या है? आपका गोल हरा है। और जहां पर आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई है वो आपका झुर्रीदार हरा है। क्या है? आपका झुर्रीदार हरा है। तो ये इससे आपका ये क्लियर हो गया, ठीक ना। अगर अब देखो यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आपने देखा, इसमें मतलब ये दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया था कि द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के स्वतंत्र अपीवन नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कहीं आपको ज्यादा उसमें भटकने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। जैसे कि पूछ लिया कि मेंडल का स्वतंत्र अपीवन का नियम जो था वो किस प्रकार के संकरण का उदाहरण है, तो आप बताओगे द्विसंकर का उदाहरण है, द्विसंकर क्रॉस का उदाहरण है। तो ये भी पूछा जाएगा कि मेंडल के स्वतंत्र अपीवन नियम में मेंडल ने किस प्रकार के पौधों के बीच क्रॉस करवाया, तो आप बताओगे गोल पीला और झुर्रीदार हरे के बीच क्रॉस करवाया। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मेंडल के स्वतंत्र अपीवन नियम में प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार का पौधा प्राप्त हुआ, तो आप बताओगे गोल पीला प्रभावी लक्षण वाला पौधा प्राप्त हुआ। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि मेंडल के प्रथम पीढ़ी में प्राप्त मेंडल के स्वतंत्र अपीवन नियम के प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जो प्लांट थे उसमें कुल युग्मकों की संख्या कितनी थी, तो 4 युग्मक, उसमें 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए। वो 4 प्रकार के युग्मक आप देख रहे हो ये वाले हैं। और उसके बाद ये पूछा जाएगा कि जब सेल्फिंग करवाया गया इन 4 युग्मकों के बीच में तो कुल कितने प्रकार के प्लांट द्वितीय पीढ़ी में आते हैं, तो 16 प्रकार के प्लांट आ गए। और उनका जीनोटाइप अनुपात पूछेगा तो 9:3:3:1 पूछेगा। अब यहाँ एक फंसता है कि फिनोल इसका सॉरी ये आपका जो है ये आपका फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप है। ये आपका फिनोटाइप था जो दिख रहा है ना हमको, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हमें दिखाई दे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो फिनोटाइप होता है, जो दृश्य रूप होता है, तो हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ बात फंसती है कि जीनोटाइप अनुपात क्या था इसका। तो जीनोटाइप अनुपात को मैं एक तरीका बता देता हूँ रटने के लिए। आपको 16 प्रकार के ही प्लांट जो है वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे कि 9 3 12 3 15 1 16 हो गए। तो जीनोटाइप रटने के लिए वैसे तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि एकदम सिंपल तरीके से आप रटोगे तो रट जाएगा। तो उसको आप हमेशा क्या लिखोगे? 1:2:1:2:4, यानी कि 12:12:4 ऐसे रटना है। उसके बाद इसको उल्टा करिए, ये ऐसे आप रट सकते हो, यानी कि 12:12:4:21:21 ये आपका तरीका है। ये आप ऐसे लिख सकते हो 12:12:4:21:21, ठीक है ना। ये आपको मैं रटने के लिए बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका कि आप ऐसे इसका जीनोटाइप अनुपात रट लोगे। 1:2:1:4:2:1:2:1:1 ऐसे इसका जीनोटाइप रटोगे। वैसे अगर देखोगे तो किताबों में एनसीईआरटी में इसका दिया है कि 1:2:2:4:1:1:2:1:1 ऐसे दिया है। लेकिन मैं आपको रटने की ताकि आपको भूले ना, तो आप इसको रटेंगे 12:12
12 12 4 21 21, ये आप ऐसे रट के जाओगे तो जीनोटाइप उसका ठीक लिख डालोगे वहां पर। तो ये आपका हो गया मेंडल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, जिसमें जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, एकदम कन्फर्म आएंगे। इनमें से क्वेश्चन कई तरीके के बनेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इसको जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे होंगे। पूछा जाएगा कि मेंडल के प्रभाविता और पृथक्करण का नियम किसका उदाहरण है, तो आप बताओगे एक संकर क्रॉस का। मेंडल का स्वतंत्र विवन का नियम किस प्रकार के क्रॉस का उदाहरण है, तो आप बताओगे द्विसंकर क्रॉस का। मेंडल के प्रभाविता और पृथक्करण नियम में पूछा जाएगा पृथक्करण नियम में जीनोटाइप अनुपात कितना था, तो 1:2:1, और अगर फिनोटाइप पूछेगा तो 3:1 पूछेगा। और पूछा जाएगा कि मेंडल ने एक संकर क्रॉस में किस प्रकार के पौधों का चुनाव किया, तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का चुनाव किया। उसके बाद स्वतंत्र विवन नियम में आओगे तो ये पूछा जाएगा कि द्विसंकर क्रॉस में किस प्रकार के पौधों का चुनाव किया, तो आप बताओगे गोल पीले और झुर्रीदार हरे पौधों का चुनाव किया। और उसके बाद ये पूछा जाएगा कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या था, 3:9:3:3:1 था। और जीनोटाइप मैंने आपको बता दिया तरीका कि 12 12 4 21 21 करके आप रट के जाओगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में अच्छे से पढ़ के और अच्छे से डाउट क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि इनका एग्जाम में छपना एकदम निश्चित है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।